हाय गाइस, वेलकम बैक इन दिस न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11th का जो फिज़िक्स है, ठीक है, उसका एक चैप्टर है जो कि है वर्क, पावर एंड एनर्जी। ठीक है, तो इसके जो फॉर्मूलेज़ हैं, जो छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, उसे हम इस वीडियो में कवर करेंगे ताकि एग्ज़ाम के समय या फिर कोई भी अगर आप टेस्ट देने जा रहे हो तो इसे जो है आप एक शॉर्ट ऑफ अ टाइम इंटरवल में सारी चीज़ें जो हैं वो रिकॉल कर सको। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं वर्क डन से। वर्क क्या होता है? सो वर्क डन बाय कंजर्व कांस्टेंट फोर्स। ठीक है, कांस्टेंट फोर्स अगर किसी बॉडी के ऊपर लग रहा है, जैसे ये एक ब्लॉक है, ठीक है, ये सरफेस पे रखा है, इसके ऊपर अगर वो फोर्स, कोई फोर्स F लग रहा है और इस बॉडी का मास m है, अगर उस बॉडी ने अपने इनिशियल पोजीशन मतलब x इज इक्वल टू 0 से अगर कुछ x डिस्टेंस जो है उसने कवर किया है, तो हम वर्क को डिफाइन करेंगे W इज़ इक्वल टू F डॉट S। ठीक है, या फिर हम इसे लिख सकते हैं F मॉड F इंटू S कॉस थीटा। ठीक है, जहाँ पे जो थीटा है वो कहा जाता है एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसी चीज़ को जो है आपको याद रखना है। ठीक है, अब अगर हम यहीं पे बात करें वर्क डन बाय मल्टीपल फोर्सेस, तो उसके लिए हम उसका जो है समेशन करते हैं कि वेक्टर समेशन करते हैं कि जैसे कि ये एक बॉडी है, इस पर एक फोर्स इस तरह से F1, इस तरफ से F2, इस तरफ से F3, इस तरफ से F4। ठीक है, तो हम इसका क्या करते हैं, सुपर पोजिशन लेते हैं या फिर सारे फोर्सेस को वेक्टोरली जो है वो ऐड करते हैं, तब हमें वर्क डन मिलता है कि F इज इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इनटू डिस्प्लेसमेंट। उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितना हुआ है, उन सारे फोर्सों को या उन सारे फोर्सेस को जब हम ऐड करते हैं तो उससे हमें क्या रिजल्टेंट फोर्स मिलता है और वो किस डायरेक्शन में होता है। ठीक है, वो कितना डिस्टेंस जो है उस फोर्स के कारण से जो ट्रेवल करता है, तो उससे डिफाइन होता है। ठीक है, तो अगर हमें W निकालना हो तो हम क्या करेंगे, S का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, तो F1S1 F1S प्लस F2S प्लस F3S, ऐसे जो है हम सारे फोर्सेस को उसके डिस्प्लेसमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उससे हमें जो वर्क डन आता है वो आ जाएगा W1 प्लस W2। मतलब अगर आप अलग अलग फोर्सेस सेम डिस्टेंस पे अगर अलग अलग फोर्सेस जो हैं वो लग रहे हैं, तो वर्क डन भी जो है टोटल वर्क डन उस सभी फोर्सेस का समेशन या उस सभी फोर्सेस के कारण जो भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है, उससे जो वर्क डन निकलता है तो उनका समेशन होता है। अगर वहीं हम बात करें वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला हो जाता है कि W इज़ इक्वल टू इंटीग्रल DW इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट DS। ठीक है, और हम एक चीज़ यहाँ पे ये कहते हैं कि एरिया अंडर द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कर्व गिवन वर्क डन। कई बार हमें क्या होता है कि हमें कुछ इस तरह से एरिया जो है वो दिया रहता है, यहाँ पे जो है हमें S दिया रहता है और यहाँ पे फोर्स दिया रहता है। अब पूछते हैं कि आप इसका वर्क डन बताओ, तो वर्क डन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा ये एरिया हो जाएगा जी। ठीक है, जैसे मान लीजिए S1 से S2 तक है, तो S1 से लेकर के S2 तक ये सारा एरिया जो है वो हमें वर्क डन को बताता है। अब हम बात करें अगर रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, तो हम लोग ये जानते हैं कि K इज़ इक्वल टू हाफ M V स्क्वायर होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं बताता हूँ। तो काइनेटिक एनर्जी इज़, इसे हम नोट कर लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू हाफ M V स्क्वायर। हम इसमें जो है ऊपर की तरफ भी M मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे से M डिवाइड कर देते हैं, तो ये बन जाता है हाफ M स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन M। ठीक है, इज़ इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। अब हम यहाँ पे ये जानते हैं कि जो मोमेंटम होता है वो होता है M इंटू वी। अब यहाँ पे क्या है, हम इसे लिख सकते हैं हाफ M V का स्क्वायर अपॉन M। ठीक है, अब ये चीज़ हमारी क्या बन गई, P, और ये क्या था, काइनेटिक एनर्जी। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन 2M। ठीक है, तो ये जो है अपना काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन जो है वो आ जाता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे वही देखोगे, अगर हम उसी P को रीअरेंज करें तो वो बन जाता है P इज़ इक्वल टू अंडर रूट 2mk। ठीक है, जहाँ पे P अपना लीनियर मोमेंटम होता है जिसे हम डिफाइन करते हैं M इंटू V से।
ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब बात करें अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की, तो पोटेंशियल एनर्जी डी यू क्या है, एफ डॉट डी आर। ठीक है, एफ डॉट डी आर, और यहाँ पे जो एफ है वो अपना कंजर्वेटिव फोर्स है, जैसे कि ग्रेविटी है। ठीक है, उस फोर्स को हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो डी यू को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एफ डॉट डी आर। सर यहाँ पे माइनस क्यों आया, ऊपर माइनस नहीं था। माइनस इसलिए आया क्योंकि अगर ग्रेविटी जो है वो नीचे लगेगी, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे लगेगा, तब हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी है वो पॉजिटिव होगा। लेकिन जब हम ऊपर के डायरेक्शन में जाएंगे, ऊपर की तरफ, तो ग्रेविटी लगेगा नीचे, मतलब फोर्स लग रहा है नीचे mg, और इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो s या d जो है वो ऊपर की तरफ है। तो हम जो है इस तरह से यहाँ पे माइनस साइन लग जाता है ताकि उस चीज़ को वो बैलेंस कर सके। ठीक है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हो जाएगा माइनस डब्लू कंजर्वेटिव। ठीक है, यहाँ पे डब्लू कंजर्वेटिव क्यों, क्योंकि वो जो है अपना कंजर्वेटिव फोर्स होता है जो कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर ही डिपेंड करता है। मतलब कि दीज आर स्टेट फंक्शन नॉट पाथ फंक्शन। ठीक है, जो भी वेरिएबल्स स्टेट फंक्शन होते हैं उसे जो है हम कंजर्वेटिव अज्यूम करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए F इज इक्वल टू माइनस डी यू अपॉन डी आर। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है। ठीक है, इससे आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो F है, F इज इक्वल टू डेल यू, मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी अपॉन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आई कैप। उसी तरह से माइनस डेल, इसे हम डेल बोलेंगे, डेल यू अपॉन डेल वाई जे कैप माइनस डेल यू अपॉन डेल जेड के कैप। ये भी अपना एक इम्पॉर्टेंट सा रिलेशन होता है डब्ल्यू कंजर्वेटिव के लिए। ठीक है, अब वहीं अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम कंडीशंस की, सो इक्विलिब्रियम कंडीशन में अगर जैसे कि अगर आप समझो ये एक ग्राफ है कुछ इस तरह का। सो ये अगर आप कोई बॉल जो है यहाँ पे रखो और यहाँ पे रखो, तो ये जो है यहाँ पे आकर के स्टेबल हो जाएगा। उसी प्रकार ये वाला, लेकिन ये वाला जो इक्विलिब्रियम है ये कहलाता है अनस्टेबल। बट ये इक्विलिब्रियम है बट अनस्टेबल है। मतलब अगर आप यहाँ पे इसे थोड़ा सा भी इस तरफ पुश करते हो या इस तरफ पुश करते हो तो ये जो है इस तरह से गिरता जाएगा, फिर ये जो है कभी भी, या फिर आप कह सकते हो इस पॉइंट पे वापस स्टेबल नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ से किसी चीज़ को उठा करके आप कुछ इस प्रकार ऊपर रखते हो तो ये जो है वापस इसी में टू एंड फ्रो मोशन करेगा, बट बाद में या फिर कुछ समय बाद ये यहाँ पे स्टेबल हो जाएगा। उसी को अब हम यहाँ इक्वेशन के तरीके से देखते हैं कि F इज इक्वल टू, हमने देखा कि माइनस डेल यू अपॉन डेल आर होता है। अगर वो ज़ीरो होगा तब वो होगा इक्विलिब्रियम। ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब पहले तो भाई ये इक्विलिब्रियम में आए, फिर उसके बाद हम स्टेबल है कि अनस्टेबल है कि न्यूट्रल है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि डेल यू अपॉन डेल आर जो है, या फिर उस एक्स के रिस्पेक्ट में उसे जो है आपको ज़ीरो करना पड़ेगा। ठीक है, उससे हमें इक्विलिब्रियम मिलेगी। उसके बाद हमें पता करना है कि अब ये स्टेबल है या फिर अनस्टेबल। ठीक है, तो जब हम इसे लिखेंगे कि डेल एफ अपॉन डेल आर, ये अगर निगेटिव आया और जब हम इस चीज़ को डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगर वो चीज़ पॉजिटिव आ जाती है तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, उसी तरह से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए अगर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल आर स्क्वायर ये अगर निगेटिव आएगा तो वो चीज़ जो है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगी। मतलब इस चीज़ को हम दो बार डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। एक बार हम एफ से करते हैं, ठीक है, आर के रिस्पेक्ट, फिर हम इसी को उठा करके जब यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, तो जब यहाँ पे ये माइनस साइन आएगा, माइनस साइन को इस साइड ले जाएंगे तो जो ये साइन है ये जो है रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के लिए जो अपना डेल स्क्वायर वाई है या डेल एक्स आर स्क्वायर है वो भी ज़ीरो हो जाता है, तब वो जो है अपना न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक अपना और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है जो कि होता है वर्क एनर्जी थ्योरम। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप जो है कि हमने जितना भी वर्क किया है, ठीक है, सो आप यहाँ पे कह सकते हो कि वर्क डन बाय ऑल द बॉडी इज़ इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, हम किसी बॉडी के ऊपर जितना वर्क करेंगे वो उसके काइनेटिक एनर्जी के चेंज के ही इक्वल होगा। अब वर्क डन ऑल का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो अपना W कंजर्वेटिव है या W नॉन कंजर्वेटिव है, W एक्सटर्नल है, W सूडो है, सारे फोर्सेस को या फिर सारे आप कह सकते हो कि वर्क डन को मिलाने के बाद हमें जो वर्क डन मिलेगा, ठीक है, वो अपना वर्क डन जो है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के ही इक्वल होगा, जो कि हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर फाइनल माइनस हाफ एम इनिशियल, हाफ एम वी स्क्वायर इनिशियल का स्क्वायर।
ठीक है। अब वहीं अगर हम बात करें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की, तो ये कहता है कि इफ़ द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम इज़ ज़ीरो देन दी मैकेनिकल एनर्जी इज़ कंजर्व। ये इसका कहना है ये है कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी आप तभी लगा सकते हो जब किसी सिस्टम के ऊपर जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है वो ज़ीरो हो जाए, ठीक है। तभी आप इस इक्वेशन को लगा सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, की उसके इनिशियल पोटेंशियल और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो भी थी वही इक्वल होगी उसके काइनेटिक एनर्जी फाइनल और उसके पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। क्योंकि हमने बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स दिया नहीं, तो वो सारे फोर्सेस जो हैं इनके इंटरनल फोर्सेस होते हैं जो कि आपस में आगे चल के कैंसिल आउट हो जाते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें पावर की, सो पावर क्या होता है कि एवरेज पावर डिवाइडेड डिलीवर्ड बाई एन एजेंट इज गिवन बाई, जो यहाँ पे जो अपना ये पावर लिखा है तो यहाँ पे अपना हो जाएगा वर्क, ठीक है। तो एवरेज वर्क जो है वो जो डिलीवर होता है, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो पावर जो पी एवरेज है वो हो जाता है वर्क डन अपॉन टाइम, ठीक है। और वर्क डन को हम किस तरह से लिख सकते हैं, वर्क डन को हम लिख सकते हैं एफ डॉट डी एस, ठीक है। उसी चीज़ को जो है यहाँ पे लिखा गया है। और इसके बाद अब अगर हम यही बात करें कि P इज़ इक्वल टू अगर हम लिखें डी एफ डॉट डी एस अपॉन डी टी, तो इस चीज़ को आप एक साथ ले लेंगे तो P इज़ इक्वल टू हो जाएगा एफ डॉट वी। ये भी अपना एक फार्मूला जो है वो निकल के आ जाता है कि पावर इज़ इक्वल टू एफ डॉट वी, ठीक है। चलिए अब आगे अगर हम बात करें सर्कुलर मोशन इन अ वर्टिकल प्लेन की, तो पहला इसमें कंडीशन क्या है कि कंडीशन ए वाला जो पॉइंट है वो कह रहा है कि कंडीशन टू कंप्लीट वर्टिकल सर्कल, अगर कोई पॉइंट जो है वो यहाँ पे अगर इसे ये पूरा सर्कल कंप्लीट करना है तो मिनिमम उसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो उस पॉइंट की वेलोसिटी जो है वो मिनिमम √5 g r के इक्वल होनी चाहिए। इफ़ u इज इक्वल टू √5 g r देन टेंशन इन c इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्योंकि ये क्या करेगा, ये अपना कंप्लीट मोशन करेगा। ये पॉइंट अगर इस पे हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे, सो नीचे की तरफ इसका ग्रेविटी भी लगेगा, नीचे की तरफ जो है वो टेंशन भी लगेगी, ठीक है। तो जो टेंशन है यहाँ पे वो 0 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि सेम डायरेक्शन में जो है वो टेंशन खींच रहा है, तो उसका अपोजिंग फोर्स जो है वो कोई है नहीं, तो वहाँ पे जो है टेंशन 0 हो जाता है। टेंशन एट ए इज इक्वल टू 6 mg, ठीक है। इस पॉइंट पे उसका जो टेंशन है वो हो जाएगा 6 mg। अब अगर हम यहाँ बी पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी की बात करें तो वो हो जाएगा √3 g r। और वहीं अगर हम यहाँ अगर मैं लिखूँ इस पॉइंट पे इसकी अगर हम वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे तो वो हो जाएगा √3 g r। और इस पॉइंट पे अगर हम उसकी वेलोसिटी को कैलकुलेट करेंगे तो वो हो जाएगा √g r, ठीक है। अब अगर हम बात करें, अगर हम ए से लेकर के बी तक जाते हैं, कलर अगर हम चेंज करें, ए से लेकर के बी तक अगर हम जाते हैं तो उस केस में जो बीच में जो टेंशन होता है वो अपना कहा जाता है mg cos थीटा प्लस mv² अपॉन r। mg cos थीटा क्या होता है कि उसका जो mg लग रहा है, सो mg का जो अपना कंपोनेंट होता है, ठीक है। तो mg cos थीटा इसी डायरेक्शन में हो जाएगा, और साथ में जो यहाँ पे अपना आप कह सकते हो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है mv² अपॉन r, वो भी जो है इसी डायरेक्शन में होता है। तो वो दोनों चीज़ें जो है वो आपस में ऐड हो जाती हैं, तो टेंशन जो है अपना इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पे अगर बैलेंसिंग इक्वेशन ये हो जाएगा कि टेंशन इसको इस साइड पुल कर रहा है, बट पीछे की तरफ अपना mg cos थीटा है, और साथ ही साथ यहाँ पे mv² अपॉन r ये अपना क्या है, ये अपना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। तो और बट ये सारी चीज़ें जो हैं वो बैलेंस है, तो टेंशन इसे बैलेंस कर रहा होगा, तो टेंशन इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा mg cos थीटा प्लस mv² अपॉन r, ठीक है। तो टेंशन की इक्वेशन यहाँ से ये बनती है। उसी तरह से अगर हम बी और सी की भी बात करें तो अब इसमें क्या हो जाएगा कि ये पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट पे mg नीचे की तरफ है, ठीक है, इस पॉइंट पे mg नीचे की तरफ है, ठीक है। इसका अगर कंपोनेंट हम लेंगे तो t के साइड में इसका कंपोनेंट क्या आ जाएगा mg cos थीटा,
और ये इसके जो अपना टेंजेंशियल है वो अपना आ जाएगा mg साइन थीटा, ठीक है। सो इस केस में अगर हम टेंशन को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर क्या है, इसका केवल यही बाहरी एक फोर्स लग रहा होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो टेंशन क्या हो जाएगा, टेंशन फाइंड करने के लिए हम कह सकते हैं कि 10t प्लस एम जी कॉस थीटा, क्योंकि जब ये इसका एम जी कुछ इस तरह से नीचे लगेगा तो उसका कंपोनेंट जो है वो टेंशन के डायरेक्शन में ही आ जाएगा, इज इक्वल टू उसको बैलेंस कर रहा है एम वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। अब अगर हम इसे रीअरेंज करेंगे तो हमें जो है यही इक्वेशन मिलेगी, तो इसे जो है आप अच्छे से याद रखिएगा। बी पॉइंट अपना कह रहा है कि कंडीशन फॉर पेंडुलम मोशन ऑसिलेटरी मोशन, अगर हमें ऑसिलेटरी मोशन कराना है तो हमें कम से कम इतनी एनर्जी उसको देनी पड़ेगी, मतलब कि u इज इक्वल टू अंडर रूट 3gr, इतनी तो एनर्जी उसके पास अगर है इसके इक्वल है या फिर इससे कम है, ज़्यादा होने पर ये ऊपर जाएगा और यहाँ आकर के ये स्लैग कर जाएगा, ठीक है। बट अगर इससे नीचे है तो ये कुछ इस तरह से जाएगा, यहाँ पहुँचेगा, फिर इसके बाद कुछ इस तरह से यहाँ पे ये ऑसिलेटरी मोशन करता रहेगा, ठीक है। सो u इज इक्वल टू ग्रेटर देन अंडर रूट 2gr, सॉरी u इज इक्वल टू लेस देन अंडर रूट 2gr in between 2 points which is a and b। तो कहाँ था, यहाँ था, ठीक है। a और b के बीच में उसे जो है कम से कम √2gr से एनर्जी उसकी कम होनी चाहिए, नहीं तो वो ऊपर चला जाएगा। सो ठीक है, तो वेलोसिटी कैन बी ज़ीरो बट टेंशन नेवर बी ज़ीरो बिटवीन a एंड b। इसमें जो है अपना v जो है वो ज़ीरो हो सकता है, क्योंकि इस पॉइंट पे जहाँ जितनी इसकी वेलोसिटी है या फिर जितना इसका एनर्जी है, ठीक है, अगर वो सारी काइनेटिक एनर्जी इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगी तो उसकी वेलोसिटी वहाँ पे ज़ीरो हो जाएगी। बट टेंशन तो ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि वो अभी भी उसका जो एम है, मान लीजिए यहाँ पे अगर वो है एम कुछ इस साइड में लग रहा है, ठीक है, तो टेंशन का एक कंपोनेंट इधर आएगा, टेंशन का एक कंपोनेंट ये परपेंडिकुलर आएगा, ठीक है। तो टेंशन का कुछ ना कुछ कंपोनेंट होगा। सो टेंशन इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो इन बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी, ठीक है, बिकॉज द टेंशन इज गिवन बाई टी इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर, ठीक है। इसका जो एंगल बनेगा थीटा तो वो जाएगा एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें जो हैं हमने रिवाइज कर ली है अपनी वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ठीक है, अपने एनर्जीज़ क्या हैं, ठीक है, पावर क्या होते हैं, वर्क क्या होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे कर लिया है। तो नेक्स्ट चैप्टर जो है हम अपना सेंटर ऑफ मास जो है वो स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।